हेलो जी, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके यूट्यूब चैनल डीसी एकेडमी में। आज हम सब फिर से लाइव प्रोसेस का 2020 सीरीज़ करने वाले हैं और ये नंबर है 2 या 3 नंबर की, ठीक है ना। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इनके बारे में पढ़ना। तो अगर मैं बात करूँगा ना आपसे 16 वाले क्वेश्चन की, तो इसमें देखिए लिखा गया है कि व्हाई इट इज नेसेसरी टू सेपरेट ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इन मैमल एंड बर्ड। क्यों जरूरी होता है मैमल और बर्ड में ऑक्सीजन को अलग पहुंचाने का और कार्बन डाइऑक्साइड को अलग पहुंचाने का। तो पहली बात आप याद रखिएगा, डीऑक्सीजनेटेड का मतलब होता है एक ऐसा ब्लड जिसके अंदर ऑक्सीजन ज़्यादा हो, और ऑक्सीजनेटेड का मतलब होता है एक ऐसा ब्लड जिसके अंदर ऑक्सीजन ज़्यादा हो। डीऑक्सीजनेटेड का मतलब होता है ऐसा ब्लड जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो, ठीक है ना। ठीक, तो अब आंसर पढ़ लेते हैं। तो हम बोलेंगे कि सेपरेशन ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अलाउ गुड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द बॉडी। तो कह रहा है कि अगर ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का सेपरेशन हम करके भेजेंगे ना, जिसकी वजह से क्या होगा, ऑक्सीजन की सप्लाई बहुत अच्छी जाती है हमारे बॉडी में। और ये जो सिस्टम है ये एनिमल में बहुत ज़्यादा यूजफुल है, हाई एनर्जी रिक्वायरमेंट के लिए मैमल में और बर्ड में, ताकि इनमें जो ऑक्सीजन है ना कंटिन्यूसली इनके बॉडी में पहुंचता रहे और इनके बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करता रहे। तो इसका हम शॉर्ट में आंसर समझ लेते हैं कि अगर ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मैमल में और बर्ड में अगर अलग अलग जाएंगे तो इनसे क्या होगा, इसमें बहुत अच्छी तरह से ऑक्सीजन को सप्लाई अच्छी तरह से मिल पाएगी और ये अपना हाई एनर्जी जो रिक्वायरमेंट इनका कंजप्शन होता है मैमल और बर्ड का, वो आसानी से कर पाएंगे और इनकी बॉडी का भी कॉन्स्टेंटली टेम्परेचर को मेंटेन करके अपना काम करती रहेगी। ये रहा इसका आंसर। चलिए हम आगे चलते हैं। अब देखिए कह रहा है कि व्हाई द वॉल ऑफ ट्रेकिया आर सपोर्टेड बाय कार्टिलेजिनस रिंग। क्यों जो ट्रेकिया होता है, ट्रेकिया विंड पाइप का एक पार्ट है, तो हम बोलेंगे कि द ट्रेकिया इज सपोर्टेड बाय कार्टिलेजिनस रिंग व्हिच प्रिवेंट द कोलैप्सिंग इवन व्हेन देयर इज नॉट मच एयर इन इट। तो कह रहा है कि जो ट्रेकिया होता है ना, ये कार्टिलेजिनस रिंग से बना होता है। ट्रेकिया मतलब ये से ट्रेकिया मान लीजिए है, ठीक है ना। ऐसे देखिए लंग्स है, ठीक है ना। तो यहाँ क्या होता है, कार्टिलेजिनस रिंग होती है। तो कहा कि जब एयर इसके अंदर नहीं होता है, ठीक है ना, तब भी ये जो हमारा ट्रेकिया ये कोलैप्स नहीं होता, क्योंकि अंदर इसके अंदर क्या होती है, ढेर सारी कार्टिलेजिनस रिंग होती है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखना, एक ही नंबर का है। तो बोलेंगे व्हाई अ ट्रेकिया डू नॉट कोलैप्स, तो बोलेंगे ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 50 to 20 कार्टिलेजिनस रिंग। चलिए आगे चलते हैं। अब कह रहा है कि वाटर रॉ मटेरियल फोटोसिंथेसिस, तो आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और क्लोरोफिल और सनलाइट, तो सबको पता है, इसको हम लीव करते हैं। तो अब मैं कुछ ही जो मेन क्वेश्चन होंगे उसी को कराऊंगा, सारे कराने से कोई फायदा नहीं, जो आपको आएगा उसको कराने की क्या जरूरत है। चलिए आगे चलते हैं। वीडियो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि आपको जब भी हम वीडियो को अपडेट करें तो सबसे पहले आपके तक पहुँचे। तो आपको एक बार और बता देता हूँ कि अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े तो जुड़ सकते हैं, वहाँ पे बहुत सारे अपडेटेड मिलते रहते हैं क्लास 10 के अकॉर्डिंग। और अगर हमारे बायोलॉजी अड्डा से नहीं जुड़े हैं तो ज़रूर जुड़ें। अगर आप ट्यूशन कर लो क्लास 10 से नहीं जुड़े हैं, उसमें गर्ल्स से जुड़ती हैं, तो इसको ज़रूर जुड़ें। व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है हमने, तो टेलीग्राम पहले जुड़ें, डीसी एकेडमी को जरूर फॉलो करें, ताकि हम आपके साथ हमेशा बने रहेंगे। केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिजिक्स का जरूर आपको हर चीज़ का अपडेट देते रहेंगे, और उसका सैंपल पेपर उनका सैंपल पेपर हम कराने वाले हैं। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं। इसमें पूछा जा रहा है रोल ऑफ व्हाट इज द रोल ऑफ डायफ्रागम ड्यूरिंग द इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। तो बोलेंगे कि जो डायफ्रागम होता है ये अपना शेप चेंज करता है इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के दौरान। इनहेलेशन का मतलब होता है कि जब हम ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं अपने नाक के अंदर, और एक्सहेलेशन का मतलब होता है जब हम क्या छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं अपने नाक से। समझ में आया ना। तो इनहेलेशन का मतलब होता है कि ऑक्सीजन को लेना, और एक्सहेलेशन मतलब होता है कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना। तो जब हम एयर को अंदर लेते हैं उसको बोलते हैं इनहेलेशन, और जब हम एयर को बाहर
और उसे बोलते हैं एक्सहेलेशन। समझ में आया ना? तो चलिए इसी को समझ लेते हैं। तो डिफ्राम क्या करता है, कब चेंज होगा, जब इनहेलेशन होगा और एक्सहेलेशन होगा। तो इसमें क्या होगा, इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा वॉल्यूम ऑफ थोरेसिस कैविटी रिस्पेक्टिवली। दिस कॉजेज एंट्री एंड एक्सपेल ऑफ एयर फ्रॉम द लंग्स। समझ में आया ना? तो आपको मैं समझा दूं तो बोलेंगे कि जब इनहेलेशन और एक्सहेलेशन होता है तो डिफ्राम क्या करता है, अपने शेप को चेंज करता है। इसकी वजह से हमारे थोरेसिस कैविटी में वॉल्यूम घटता बढ़ता रहता है, जिसकी वजह से हमारे बॉडी के अंदर एयर इंटर होती है और एयर बाहर होती है। ये छोटा सा आंसर बहुत अच्छा ये लिखा है, बहुत अच्छा मुझे लगा, इसको आप याद रखेंगे। चलिए अब लिख रहा है व्हाट इज एडवांटेज ऑफ 4 चैम्बर ऑफ हार्ट। 4 चैम्बर जो हार्ट होते हैं हमारे बॉडी में, इसका एडवांटेज क्या भाई, बहुत बड़ा एडवांटेज है। तो कहा कि जो राइट और लेफ्ट पार्ट होता है सेपरेटेड बाय सेप्टम, प्रिवेंट ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द मिक्सिंग। तो कह रहा अगर 4 चैम्बर होंगे ना तो जिसकी वजह से क्या होगा, जो राइट और लेफ्ट पार्ट होते हैं ना ये ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को मिक्स नहीं होने देते हैं और दिस फुलफिल द कॉन्स्टेंट यूज ऑफ एनर्जी टू मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर। जिसकी वजह से क्या होता है, जल्दी जल्दी ऑक्सीजन बॉडी को हमारे मिलता रहता है और अपनी बॉडी को टेम्परेचर को मेंटेन रखता है। और दिस नीडेड एनर्जी हाई विच फुलफिल एफिशिएंटली बिकॉज ऑफ नॉन मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। इसी का आंसर देखिए, मैंने आपको पहले बताया है कि मैमल और बर्ड में ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अलग अलग क्यों जाने चाहिए, ताकि जब वो अलग अलग जाएंगे इसलिए तो अलग अलग चैम्बर बना है। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक चैम्बर में होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अलग चैम्बर में होता है। अगर ये सारे मिक्स करे जाएंगे ना तो जल्दी से एनर्जी जो हमें हमारी बॉडी को चाहिए टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए वो नहीं मिल पाएगी और हमें क्या करना होगा, एफिशिएंट वे में ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा, जिसके कारण हमारे बॉडी को बहुत सारी दिक्कत होने वाली है। समझ में आया ना? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन लिखा है कि व्हाई डिफ्यूजन इनसफिशिएंट टू मीट द ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक ह्यूमन। तो कह रहा है कि डिफ्यूजन अगर मान लीजिए लंग्स को हटा दिया जाए और डिफ्यूजन के जरिए सारी चीज़ें कराई जाए तो क्या ये संभव है ह्यूमन में? तो हम बोलेंगे इसका छोटा सा आंसर है कि मल्टीसेलुलर के अंदर ऑल सेल आर नॉट डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद इन्वायरमेंट। मल्टीसेलुलर के अंदर क्या होता है, सारे जो सेल्स होते हैं इन्वायरमेंट के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं होते, तो सिंपल डिफ्यूजन के जरिए इनका जो रिक्वायरमेंट होता है बॉडी सेल का वो नहीं हो पाएगा। अगर मैं अप्रोक्स की बात करूँ, अगर मान लीजिए डिफ्यूजन के जरिए हमारे ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करा जाए हमारे अंगूठे तक, तो उसके कम से कम 1 से 2 साल लग जाएंगे एक मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन को पहुंचने के लिए। तो सोचिए तब तक आप कहेंगे, तब तक वो कहे, तब तक अंगूठा कहेगा मेरा ऑक्सीजन आएगा, मेरा ऑक्सीजन आएगा, लेकिन ऑक्सीजन आया क्या, उसको 1 साल लगेगा, तब तक आदमी को हो जाएगी मौत, है ना? तो आप बोलेंगे कि जो डिफ्यूजन होता है ये मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में एप्लीकेबल नहीं है। अगर हम कराते भी हैं तो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को पहुंचाने के लिए बहुत ज़्यादा समय लगता है, ठीक है ना? चलिए लिखा गया है व्हाट क्राइटेरिया डू वी यूज टू डिसाइड वेदर समथिंग अलाइव। तो बहुत ही आसान तरीका है कि अगर ये तो आसान है भाई, ये तो मैंने पढ़ाया था कि अगर कोई चीज़ जिंदा है तो हम कौन सा क्राइटेरिया यूज़ करेंगे कि वो जिंदा है। तो इसको हम आपको बताते हैं कि अगर कोई चीज़ जिंदा है ना तो हम बोलेंगे कि वो क्या करे, वो न्यूट्रिशन करे, रिस्पिरेशन करे, ट्रांसपोर्टेशन करे, एक्सक्रीशन करे। तो अगर ये सब करेगा ना तो वो जिंदा है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आपको मैंने पहले बताया है। चलिए अब हम आगे चलते हैं। कहा जा रहा है इसमें कि फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम बताइए। तो जो डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं उनका एक ही काम होता है, जो कॉम्प्लेक्स फूड होता है ना इसको सिंपल और सॉल्युबल कंपोनेंट में तोड़ना ताकि वो हमारे बॉडी में इजीली एब्जॉर्ब हो सके। इसको बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हाउ आर द लंग्स डिजाइन इन ह्यूमन बींग्स टू मैक्सिमाइज द एरिया फॉर एक्सचेंज ऑफ द गैसेस। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहे इन लंग्स की अगर हम बात करेंगे तो इनके अंदर ब्रोंकियोल होता है, ये बैलून लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, इनको बोलते हैं अल्वेओलाई। और अल्वेओलाई के पास नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज होता है, जिसकी वजह से सरफेस एरिया बढ़ जाता है और हेल्प मिलता है गैस के एक्सचेंज में। समझ में आया ना? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट। चलिए आगे चलते हैं। अब इसमें कहा जा रहा है कि व्हाट इज द रोल ऑफ सलाइवा इन द डाइजेस्टिव फूड। तो बोलेंगे जो सलाइवा होता है इसके पास एंजाइम होता है, जिसका मतलब सलाइवरी एमाइलेज को टाइलिन भी बोलते हैं। ये क्या करता है, स्टार्च को ब्रेक करता है और इसे चेंज करता है कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल इनटू ग्लूकोज। तो स्टार को ये तोड़ के ये किस में बनाएगा, ग्लूकोज में। तो ग्लूकोज सिंपल फूड है, स्टार्च कॉम्प्लेक्स फूड है, तो इसको कौन तोड़ता है, सलाइवरी एमाइलेज। आगे चलिए व्हाइल ईटिंग यू एडवाइज नॉट टॉक व्हाई
यू एडवाइस सो। तो कह रहा है कि जब हम खाना खाते हैं तो हमको क्यों कहा जाता है बातें मत करो, क्योंकि वी एडवाइज हमें क्यों इसलिए एडवाइज जाता है बिकॉज अगर हम खाना खाते हैं और बात करेंगे तो हमारा जो फूड पार्टिकल होगा ना वो विंड पाइप में चला जाएगा और जिसकी वजह से क्या होगा, हमारे लिए दिक्कत क्रिएट होने लगेगी। चलिए ऐसे देखिए लिखा गया है We say that moment of characteristic of living organism, but we always don't see visible movement in plant। हम visible movement plant में नहीं देख सकते हैं, लेकिन लिविंग ऑर्गेनिज्म का मूवमेंट कैरेक्टरिस्टिक है। तो वी ऑलवेज डोंट सी विजुअल मूवमेंट इन प्लांट, इट डज नॉट मीन दे आर नॉट अलाइव। ठीक है ना, कि भाई हम प्लांट के अंदर कुछ भी नहीं देखते हैं ना, लेकिन वो जिंदा हैं। ये क्वेश्चन कोई इसका रोल नहीं है, 2 रुपये का अठनी चपनी का क्वेश्चन, इसको छोड़ है। चलिए आगे चलते हैं। इसमें देखिए क्वेश्चन लिखा है कि यदि कोई पर्सन काम करता है ट्रेडमिल में, जिम्नासियम में, विल इट इफेक्ट द रेट ऑफ ब्रीथिंग। क्या इसमें रेट ऑफ ब्रीथिंग में कोई फर्क आएगा? जरूर आएगा, जरूर आएगा, जरूर आएगा, क्योंकि इट इफेक्ट देयर ब्रीथिंग रेट। द रेट ऑफ ब्रीथिंग विल बी बिकम फास्ट टू सप्लाई द मोर ऑक्सीजन टू मीट द इंक्रीज डिमांड ऑफ एनर्जी। क्योंकि जब कोई मिल में काम करेगा ना तो उसमें ऑक्सीजन कंजप्शन बहुत ज़्यादा होता है, पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ब्रीथिंग इनको बढ़ाना पड़ेगा। अगर ब्रीथिंग बढ़ाएंगे तो फास्ट सप्लाई मिलेगा, जिसकी वजह से इनको ऑक्सीजन ज़्यादा मिलेगा, तब इनके बॉडी में एनर्जी आसानी से निकल पाएगा। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। तो कह रहा है कि यदि हम अपने ब्रीथिंग रेट को फील करें चेस्ट के मूवमेंट से विद द नंबर ऑफ टाइम ऑफ हिज ओपन एंड क्लोज माउथ, व्हाट विल बी हाइजर एंड वी। तो बोलेंगे अगर हम ब्रीथिंग रेट को हम फिश से करें तो ये फिश से हम करेंगे तो फिश का जो ब्रीथिंग रेट होता है हमसे ज़्यादा होता है, क्योंकि एक्वेटिक इनमें इसका मैंने वीडियो भी बनाया है, आप देख सकते हैं जाके, इसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा। तो हम बोलेंगे द नंबर ऑफ टाइम ऑफ फिश का जो माउथ का ओपन और क्लोज होता है ना वो हाइजर होता है अमाउंट में, क्योंकि इनका जो पानी होता है ना, ये डिजॉल्व ऑक्सीजन इनको पानी में होता है, बहुत लो होता है अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन द एयर के कंपेरिजन में। इसलिए जो एक्वेटिक एनिमल होते हैं ना, ये अपने ब्रीथिंग रेट को बहुत ज़्यादा बढ़ाते हैं। अगर ये बढ़ाएंगे तो इनके ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि जितनी बार ये ऑक्सीजन का रेट बढ़ाएंगे ब्रीथिंग रेट, तो इनको ज़्यादा ऑक्सीजन मिलेगा, जिसकी वजह से ये ज़िंदा रह पाएंगे। तो हम सिंपली कह सकते हैं कि जो एक पानी में रहने वाले जानवर होते हैं ना, उनकी ब्रीथिंग रेट और जो जानवर ज़मीन पर रहते हैं उनकी ब्रीथिंग रेट से इनका ज़्यादा होता है। तो पानी में रहने वाले जो जानवर होते हैं उनकी सांस लेने की जो प्रक्रिया होती है बहुत तेज़ होती है ज़मीन पर रहने वाले जानवरों की अपेक्षा। ठीक है ना, चलिए आगे चलते हैं। म्यूकस इज नॉट यूज फॉर चर्निंग ऑफ द फूड डाइजेस्टिव, देन व्हाई इट इज सिक्रेटेड इन द स्टमच। तो कह रहा है कि जो म्यूकस होता है ये चर्निंग ऑफ फूड में मदद नहीं करता, लेकिन ये फूड में क्यों निकलता है, ये स्टमच में क्यों निकलता है? तो बोलेंगे कि जो म्यूकस होता है ना, ये स्टमच में निकलता है हमारे इनर लेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए स्टमच के एचसीएल से। अगर ज़्यादातर एचसीएल निकल गया तो क्या करेगा, इसके स्टमच की इनर लेयर को डैमेज कर देगा, उसको बोलते हैं पेप्टिक अल्सर बोलते हैं। तो बोलेंगे एक ऐसा प्रोसेस जिसमें फूड ए है और वो प्रिपेयर किया गया और कन्वर्ट हुआ फूड बी में वाटर ए एंड बी। तो बोलेंगे जो फूड ए है ना वो ग्लूकोज है और जो फूड बी है ना वो स्टार्च है। ठीक है ना, तो हम बोलेंगे ए कन्वर्टेड, ये जो ए कन्वर्ट हुआ बी में, बी इज इनसॉल्युबल फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड इट इज मोर कॉम्पैक्ट एंड हैंस सुटेबल फॉर स्टोरेज। ठीक है ना, तो हम सीधे कहेंगे कि एक फोटोसिंथेसिस हुआ ना, तो फोटोसिंथेसिस जब होगा तो प्लांट ग्लूकोज बनाता है, उसके बाद जब उसको स्टोर करेगा ना तो उसको बोलते हैं स्टार्च। ये छोटी सी कहानी है, सिंपल है, ऐसे समझते हैं। When we are asleep, we are not performing any activity, still our life process are going on. Why? तो बोलेंगे कि जब हम सोते हैं तो हम कोई भी एक्टिविटी नहीं करते, लेकिन हमारे लाइफ प्रोसेस चलते रहते हैं। ठीक है ना, ये इसका मतलब क्या हुआ आपको बताना है। इसका मतलब क्या हुआ आपको बताना है, तो मैं इसको आपको बताता हूँ। तो हम बोलेंगे कि द मेंटेन ऑफ फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म मस्ट गो ऑन इवन व्हेन दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग पार्टिकुलर, दैट इज व्हाई लाइफ प्रोसेस आर गोइंग इवन व्हेन दे आर असलीप और नॉट। तो इसमें कहा कि जब आप सोइए चाहे जागिए उससे कोई मतलब नहीं है, हमारे बॉडी के सारे सिस्टम आसानी से चलते रहते हैं। अगर वो नहीं चलेंगे तो हमारा बेसिक फंक्शन नहीं चलेगा। तो भले ही आप सोए हैं, आपके सारे लाइफ प्रोसेस चलेंगे, क्योंकि ये आपकी ज़िंदगी को चलाने वाले हैं। अब देखिए क्या, व्हाट विल बी द आउटकम इफ फार्मर फ्लड इज फील्ड एवरी डे। ठीक है ना,
तो कह रहा है कि क्या होगा अगर फार्मर के फील्ड में पानी लग जाए, तो बोलेंगे अगर पानी लग जाएगा तो रिस्पायरेशन ऑफ द प्लांट विल बी अफेक्टेड बिकॉज ऑक्सीजन प्रेजेंट इज इसमें कह रहा है कि अगर फार्मर के खेत में पानी लग जाए या मान लीजिए ज़्यादा पानी अगर खेत में आ जाए तो क्या होगा, तो उसने कहा कि रिस्पायरेशन जो प्लांट का होगा इफेक्ट हो जाएगा। ऑक्सीजन जो प्रेजेंट होगा ना इंटर स्पेस ऑफ सॉइल में, वो रिप्लेस बाई वाटर हो जाएगा। सही में है ना। तो जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा सॉइल में, तो पानी जब उसमें आएगा तो वो ऑक्सीजन बाहर चला जाएगा, उसमें पानी घुस जाएगा और जिसकी वजह से क्या होगा, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी और प्लांट अपना गैस का एक्सचेंज नहीं कर पाएगा, तो उसका रिस्पायर रुक जाएगा, तो उसको एनर्जी नहीं मिलेगी। अब कह रहा है नेम द रिस्पायरेटरी ऑर्गन फिश का, मस्कीटो का और अर्थवार्म। तो फिश का रिस्पायरेटरी ऑर्गन तो गिल्स है, मस्कीटो का है ट्रैकिया और अर्थवार्म का है मॉइस्ट स्किन। इसको आप याद रखेंगे। अब कह रहा है ड्यू टू एबिलिटी ऑफ लेस वाटर हाउ डज द प्लांट क्रॉप अप लाइक अ वाटर इन द डिजर्ट कंडीशन। तो कह रहा है कि अगर पानी कम होता तो ये अपना स्टोमेटा नाइट में खोलते हैं, दिन में खोलने की ज़रूरत नहीं है। और इनका जो स्टोमेटा होता है डे टाइम में बंद रखते हैं और ये क्या करते हैं, मॉइस्चर को कंजर्व रखते हैं। दिन में खोल देंगे तो लाइट बहुत ज़्यादा पड़ती है, जिसके कारण क्या होगा, डिहाइड्रेशन को शिकार बन जाएंगे और वो लूलू हो जाएंगे। इसलिए वो अपना स्टोमेटा नाइट में खोलते हैं, क्योंकि वहाँ पर सनलाइट ज़्यादा तेज़ी से नहीं होता। सनलाइट एब्सेंट होता तो डिहाइड्रेशन का शिकार होने का कोई चांस नहीं है। अब देखिए क्वेश्चन है, कह रहा है कि अगर कोई ज़्यादा एक्सरसाइज करता है तो उसके पास क्रैम्प आता है लेग में, ऐसे कैसे, तो बोलेंगे कि जब सडन बुल्ड हो जाएगा लैक्टिक एसिड इन आवर मसल। तो कह रहा है कि जब हमारी मसल्स को ऑक्सीजन का कंजप्शन कम मिल जाता है, ऑक्सीजन नहीं मिलता, तो वो एनएरोबिक रिस्पायरेशन करता है, तो उसके अंदर क्या बनता है, लैक्टिक एसिड। और ये कब होता है, जब हम बहुत तेज़ी से एक्सरसाइज करते हैं और उसी को बोलते हैं मसल्स क्रैम्प। तो बोलेंगे जब हमारे मसल्स में एनएरोबिक रिस्पायरेशन होने लगता है ना, तो उसमें लैक्टिक एसिड का एक्युमुलेशन होने लगता है और बहुत ज़्यादा पेन होता है, उसको बोलते हैं मसल्स क्रैम्प। इसमें देखिए लगे व्हाट विल हैपन इफ कार्बन मोनोऑक्साइड कंबाइंड विद द हेमोग्लोबिन। क्या होगा अगर कार्बन मोनोऑक्साइड हेमोग्लोबिन के साथ कंबाइन हो जाए, तो बोलेंगे यदि हेमोग्लोबिन कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ कंबाइन हो जाएगा स्ट्रांगली ना, तो ऑक्सीजन जो होगा हमारी बॉडी में नहीं जाएगा, जिसकी वजह से ब्लड की वजह से उसमें ऑक्सीजन कमी से हमारी बॉडी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। ठीक है ना। क्लोरोप्लास्ट आर कॉल्ड एनर्जी कन्वर्टर एक्सप्लेन। तो कह रहा क्लोरोप्लास्ट जो होता है इसको एनर्जी कन्वर्टर बोलते हैं, बिकॉज ये क्या करता है, सोलर एनर्जी को ट्रैप करता है सन से और इसको कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी में। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए दोबारा क्वेश्चन पूछता है कि जो ब्रीथिंग रेट होता है मच फास्टर होता है एक्वेटिक एनिमल का टेरेस्ट्रियल एनिमल से। तो बोलेंगे एक्टिव जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो ऑक्सीजन जो होते हैं उनका घुला होता है वाटर में, और एयर में जो होता है वाटर फ्री, एयर में क्या होता है, ऑक्सीजन फ्री होता है। ठीक है ना। तो हम बोलेंगे अगर एक्वेटिक एनिमल जो होते हैं इनका ब्रीथिंग रेट फास्टर होता है कंपेयर टू टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म में। क्यों? क्योंकि जो एक्वेटिक एनिमल होते हैं इनका जितनी बार ये पानी पिएंगे ना, उतनी देर से इनको क्या मिलेगा, ऑक्सीजन मिलेगा। और हमारे में इन्वायरमेंट क्या होता है, हम चाहे जैसे ले लेते हैं, सो के बैठ के कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। चलिए एक से पढ़ते हैं कि व्हाई ग्लोमेरुली कंसीडर्ड एज डायलिसिस बैग। तो बोलेंगे ग्लोमेरुली क्या है, ग्लोमेरुली जो है इसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस, ये किडनी का एक पार्ट है और ये कहाँ होता है, नेफ्रॉन में, नेफ्रॉन का एक पार्ट है जिसको बोलते हैं ग्लोमेरुली, उसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस, इनको फिल्टरिंग अपैरेटस बोलते हैं। तो इसका मेन फंक्शन ये होता है कि सेलेक्टिव फिल्ट्रेशन करता है, ये फिल्टर करता है स्मॉल मॉलिक्यूल को जैसे ग्लूकोज, साल्ट, यूरिया, लिक्विड को, और ये लार्ज मॉलिक्यूल को सच एज प्रोटीन, रिमेन ब्लड को। और ग्लोमेरुली जो होता है किडनी या फंक्शन का डायलिसिस बैग। तो जो ग्लोमेरुलस है ना, इसको हम डायलिसिस बैग बोलते हैं क्योंकि ये क्या कर सेलेक्टिव फिल्ट्रेशन करता है ग्लूकोज का, साल्ट का, यूरिया का, लिक्विड का, और किसका प्रोटीन का भी कर सकता है। इसको आप जब हमको पढ़ाएंगे तो बताएंगे। ठीक है ना। चलिए आगे चलते, पढ़ाया भी हमने, आप देख लीजिएगा। अब देखिए इसमें लिखा गया है कि जो ऑटोट्रॉफ होते हैं अपना खुद का भोजन बनाते हैं, लिविंग वर्ड में जस्टिफाई द स्टेटमेंट इन वन सेंटेंस ओनली इंटरकनेक्टिंग ऑटोट्रॉफ एंड इटोट्रॉफ। तो बोलेंगे कि जो फूड होता है प्रोड्यूसर का उसको बोलते हैं ऑटोट्रॉफ, जो खाना बनाते हैं वो ऑटोट्रॉफ बोलते हैं। ऑल हिटोट्रॉफ कंज्यूम द फूड प्रोड्यूस बाय द ऑटोट्रॉफ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो कह रहा है कि जो भले ही ऑटोट्रॉफ भोजन बनाते हैं तो इनका भोजन ज़्यादातर हिटोट्रॉफ ही खा जाते हैं। समझ में आया ना। तो ऑटोट्रॉफ प्राइमरी प्रोड्यूसर है, ऑटोट्रॉफ क्या है, ऑटोट्रॉफ प्राइमरी प्रोड्यूसर है, और जो हिटोट्रॉफ होते हैं ये कंज्यूमर है। मतलब कि ऑटोट्रॉफ के भोजन पर डिपेंड होता है कौन, कंज्यूमर या हिटोट्रॉफ। अब देखिए इसमें लिखा गया है कि वेन आर आर्टरीज कैरी ब्लड, वेन विच दिस कैरी ब्लड। तो कह रहा है कि वेन जो आर्टरी ये ब्लड ले जाती है कहाँ का ले जाती है। तो बोलेंगे आर्टरी जो होता है ना ये हार्ट से, मतलब आप सिंपली कह सकते हैं कि जो हार्ट से ब्लड को ले जाएगा वो आर्टरी होगा, जो हार्ट में ब्लड लेके आएगा वो वेन होगा। सिंपल वर्ड है।
तो जो दिल से जाएगा वो आर्टरी और जो दिल में आएगा वो वेन है। सिंपल सा। अब इसमें कह रहा है सिंपली कि विच ऑफ द ऑर्गन परफॉर्म फॉलोइंग फंक्शन इन ह्यूमन। एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड कौन करेगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर कौन करेगा। एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड काम है सिर्फ स्मॉल इंटेस्टाइन का, वाटर का काम है लार्ज इंटेस्टाइन का, यहाँ पे याद रखेंगे। नेम द एरिया इन वुडी स्टेम थ्रू द विच रिस्पायरेटरी एक्सचेंज गैस टेक प्लेस। रिस्पायरेशन तो मेनली ग्रीन प्लांट में होता है स्टोमेटा के द्वारा, लेकिन वुडी स्टेम में कहाँ होता है, लेंटिकल्स के द्वारा होता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Why don't lungs collapse even after forceful expiration। तो कह रहा है कि फोर्सफुल एक्सपायरेशन के दौरान हमारा लंग्स क्यों नहीं कोलैप्स होता है। तो बोलेंगे अगर फोर्सफुल एक्सपायरेशन हमारे लंग्स में आता है तो मैक्सिमम कैपेसिटी हो जाती है। तो कह रहा है सम अमाउंट ऑफ एयर रिमेन इन द लंग्स नोन एज रेजिडुअल वॉल्यूम सो द लंग्स डू नॉट कोलैप्स इवन आफ्टर द फोर्सफुल एक्सपायरेशन। तो हम बोलेंगे कि क्या होता है कि लंग्स फोर्सफुल एक्सपायरेशन के द्वारा कोलैप्स नहीं होता, फटता नहीं, क्योंकि उसमें क्या होता है कुछ एयर उसमें बची रहती है, और जब एयर बची रहेगी तो उसमें कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। एक क्वेश्चन और, यही लास्ट, उसके बाद हम लोग अगली बार पढ़ेंगे। ये 3 मतलब पार्ट में ख़त्म हो जाएगा, ठीक है ना। इफ़ देयर इज नो अलगा देन देयर वुड बी नो फिश इन द सी कमेंट। कह रहा है कि अगर अलगा ना हो तो मछली नहीं होगी, तो इससे क्या होगा। तो बोलेंगे अलगा जो प्रोड्यूस होता है रिजल्ट ऑफ द फोटोसिंथेसिस, जो अलगा होते हैं पानी में ये फोटोसिंथेसिस देते हैं। इसका मतलब जो अलगा होता है वो ऑक्सीजन देता है फोटोसिंथेसिस के जरिए, ठीक है ना। और जब क्या होगा, ऑक्सीजन यूटिलाइज करेंगे फिश, ठीक है ना, इन द सी में, और फिर उनका रिस्पायरेशन चलेगा। और यदि अलगा नहीं होगा तो ऑक्सीजन नहीं होगा तो फिर तो वो मर जाएंगे। समझ में आया ना। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन स्टार रेटिंग का, यदि अलगा नहीं होगा पानी के अंदर तो क्या होगा, फिश के लिए क्या नुकसानदायक होगा। तो जो अलगा होगा ऑक्सीजन देता था, है ना, तो अलगा की वजह से ऑक्सीजन उसको मिलता था, किसको, फिश को। और जब अलगा नहीं होगा तो फिश नहीं होगी, फिश की डेथ हो जाएगी, उनको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो उनको एनर्जी नहीं मिलेगी। तो अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। और आपसे एक क्वेश्चन है, व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय द बोलस, आप बोलस से क्या समझते हैं। और एक क्वेश्चन और है आपसे, या आप टायलिन से क्या समझते हैं। आपका एक ही क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि व्हाट इज मीन्स ऑफ बोलस एंड टायलिन। थैंक यू। हंस रहिए, मुस्कुराते और पढ़ते रहिए। और अगर आप हमारे वीडियो को, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, ताकि कुछ लोग के पास और पहुँचे जो ये चीज़ पढ़ना चाहते हो। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि जब भी हम वीडियो को अपलोड करें सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो हंस रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।